नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद व्याख्याता हिंदी आप सभी का श्री कन्या एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, कक्षा 12 के लिए आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पद परिचय नामक प्रकरण की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हमने पद परिचय की परिभाषा को पढ़ा और पद परिचय को क्या है, हमने कहा जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनका व्याकरणिक दृष्टि से जो परिचय कराया जाता है उन्हें पद परिचय कहते हैं। अब पद परिचय के लिए हमें व्याकरण के प्रमुख प्रकरणों को जानना जरूरी है, जिनमें से कल हमने एक बात की थी संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 भेदों के बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा था। आज आगे अपन दूसरे प्रकरण पद परिचय के अंतर्गत दूसरे प्रकरण की शुरुआत करते हैं और उस प्रकरण का नाम है सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम टॉपिक आप कक्षा 3 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। परिभाषा देखिए, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं संज्ञा पदों की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग हो और उस संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग होने से बचना है, पुनरुक्ति से बचना है, तो संज्ञा के स्थान पर जो दूसरे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो उदाहरण दे रखा है, भुवनेश ने कहा कि भुवनेश पढ़ रहा है। अब देखो, भुवनेश ने कहा कि भुवनेश पढ़ रहा है, यहाँ पर भी शब्द भुवनेश है और भुवनेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कहा कि भुवनेश पढ़ रहा है, ये भुवनेश ने अपने लिए खुद के लिए वापस भुवनेश शब्द का ही प्रयोग किया। तो यहाँ क्या, भुवनेश शब्द की पुनरावृत्ति हुई, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हुई। यदि इसके स्थान पर मैं ऐसा कहता हूँ, भुवनेश ने कहा कि वह पढ़ रहा है, भुवनेश ने कहा कि वह पढ़ रहा है। अब यहाँ पर यह वह शब्द आया है, वो किसके लिए आया है? भुवनेश के लिए आया है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भुवनेश के लिए। यानी कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने वह शब्द का प्रयोग किया, और ये वह शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई सर्वनाम की? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी सर्वनाम, कोई भी वाक्य, एक वाक्य या एक से अधिक वाक्यों में बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, उससे बचने के लिए उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निबंध आदि लिखते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर कोई भी सर्वनाम संज्ञा शब्द है वो बार बार आता है, उसके स्थान पर हम यह वह ये शब्द का प्रयोग करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हुई इसकी सामान्य परिभाषा। आगे देखिए सर्वनाम के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनामों को कुल 6 भागों में बांटा गया है, अर्थात उसके 6 भेद माने गए हैं। इन 6 भेदों को भी अपन एक एक करके विस्तार से परिभाषा सहित और उदाहरण सहित पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला अपन लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, हमने पढ़ा था व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, है ना। तो उस व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उनके बदले में कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वह सर्वनाम कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम को पुनः 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। तीनों को पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष।
बात को कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं वक्ता। बोलने वाला भी अपन कह सकते हैं वक्ता, या बोलने वाला जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष कहना है, यानी बात कहने वाला। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं कहने वाला हूँ, मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। तो मैं अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द लिख सकता हूँ, एक वचन हो तो। एक से अधिक है, हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा है, बहुतों के बीच में हमारा, मुझको, हमको। ये क्या? उत्तम पुरुष जो होता है, जो बोलने वाला होता है, बात को कहने वाला होता है, या फिर जो वक्ता होता है, वो अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। नाम के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको आदि जो शब्द हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, मैं मेरे नाम के स्थान पे बोल रहा हूँ। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सब क्रिकेट, हम यानी बहुत जाने, सभी का नाम न लेकर के हम सब का मतलब है वहाँ पर उपस्थित सबके लिए। तो बात को कहने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष की श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब बात जिससे कही जाती है, यानी बात को सुनने वाला, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? जो बात सुनता है, जिससे बात हम कह रहे हैं, वो बात को सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, अपने से छोटा है तो तू शब्द का प्रयोग, या अपने से अपने बराबर है तो भी अपन तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सब शब्द आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात को सुनने वाला, जिससे बात कही जाती है। तो अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखिए, मैं बात कहने वाला उत्तम पुरुष, आप बात सुनने वाले, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मध्यम पुरुष। परंतु किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो तीसरा व्यक्ति या वस्तु स्थान जो भी है वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए वह, बहुवचन है तो वे, उसका, उनका, ये सब अन्य पुरुष की ओर संकेत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में, उत्तम पुरुष जो बात कहने वाला वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष जो बात सुनने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए, और अन्य पुरुष जिस तीसरे व्यक्ति के संबंध में बातचीत की जाए। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। वाक्य के अंतर्गत आ सकता है कि वह आज स्कूल नहीं आया, वह आज स्कूल नहीं आया। वह शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाए, दो रेखा। आप पूछे ये वह क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है। व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना पड़ेगा। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, और मैं शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो मैं क्या यहाँ उत्तम पुरुष कहलाएगा। आगे है तुम अपना कार्य करो। तुम शब्द क्या है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो इन शब्दों की हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये था एक पहला भाग जिसका नाम था पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में हमने 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे बढ़ते हैं दूसरा भेद। इसका दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं। निज शब्द का सामान्य अर्थ होता है स्वयं, खुद। निज स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक कहे जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयुक्त हो, वहाँ पर कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दे रखे शब्द अपना, अपनी, स्वयं, खुद, आप ही। यदि वाक्य में ऐसे शब्द आए और उनके नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से इसका पद परिचय लिखिए, तो आपको वहाँ पर कौन सा सर्वनाम बताना पड़ेगा? निजवाचक। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूँ। मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूँ। देखिए, इस वाक्य में
यदि मैं शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो उत्तम पुरुष है, और स्वयं या फिर अपना, ये दोनों ऐसे शब्द है जो अपन को किसके लिए बता रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाए वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए। तुम्हें अपना गृह कार्य खुद करना चाहिए, तुम्हें अपना गृह कार्य खुद करना चाहिए। खुद शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम, और तुम्हें कहा तो सुनने वाला कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा भेद इसका कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद देखिए, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी निश्चित वस्तु है या निश्चित व्यक्ति है, उसकी जो जानकारी देने वाले सर्वनाम होते हैं, उनका बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा यह लड़का, अब देखिए लड़के की ओर निश्चित बोध गया, यह लड़का, संकेत क्या उसकी ओर, वह वृक्ष, वे फल, ये बालक, तो यह, वह, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। परंतु ये शब्द कैसे है, निश्चित है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं और उनके नाम के विधि में। देखिए लड़का शब्द क्या, जातिवाचक संज्ञा है, वृक्ष क्या, जातिवाचक संज्ञा है, फल क्या, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु इनके लिए हमने प्रयोग क्या किया, यह लड़का, यह शब्द क्या हो गया, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह वृक्ष, यह वह किसके लिए आया, वृक्ष, उसके निश्चित और संकेत किया जा रहा है, यह वह शब्द क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नजदीक के लिए कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति नजदीक है तो यह एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त है, और दूर की वस्तु या व्यक्ति है तो वह एक वचन के लिए और वे बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, ये तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्या है अनिश्चयवाचक, किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, यानी वो निश्चित नहीं है, ये जानकारी देते हैं, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है। अब बताइए कोई आ रहा, अपन क्या कह सकते हैं, कोई का अर्थ नहीं लगा सकते, निश्चित नहीं है कौन आ रहा। पानी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कोई ध्यान नहीं, ठीक है ना। तो ये कोई, कुछ ऐसे शब्द है जो हमें निश्चित की ओर बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चौथा भेद इसका कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, पांचवा भेद इसका संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से विदित है विद्यार्थियों, ये दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में क्या बताएगा, संबंध बताने का कार्य करेगा, यानी कि दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का कार्य करेगा। परिभाषा देखिए, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं, या तो दो वस्तुओं को या दो व्यक्तियों के संबंध को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके लिए कुछ शब्द दे रखे हैं, जो सो, कभी कभी सो की जगह वह शब्द भी आया, जो वह भी कह सकते हैं, जिसकी उसकी, जितना उतना, ये शब्द क्या करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं को जोड़ने के लिए काम आते हैं, और ये सर्वनाम शब्द है और संबंध बताने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में गिनते हैं। उदाहरण देखिए, बिना विचारे जो करे सो पासे पहुंचता है। बिना विचारे जो करे सो पाचे पहुंचता है। देखिए यहाँ जो और सो की जगह आप वो वह भी लिखते हैं तो भी चल सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्दों को संबंध बताया,
कि बहस किसकी, जिसकी क्या है लाट। तो ये जिसकी और उसकी, ये जो और सो, या फिर जो और वह, जितना उतना, ठीक ना, उतना कार्य कीजिए या इतना भोजन कीजिए जितना तुम पचा सको। तो ये जितना उतना, ये शब्द है वो क्या कर रहे हैं, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद, छठा भेद, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसके अंतर्गत अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें दो शब्दों की आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन और क्या। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और मैंने कहा जब वाक्य पूर्ण हो तो अंत में प्रश्नवाचक संकेत चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न देखो, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। अब प्रश्न करें और कौन सब प्रश्न की ओर संकेत कर रहे हैं। आपने क्या खाया है, क्या शब्द है जो वस्तु की ओर। ध्यान रखना, कौन शब्द हमेशा सजीव के लिए प्रयुक्त होता है। कौन शब्द किसके लिए आता है, सजीव के लिए। और क्या शब्द किसके लिए आता है, निर्जीव के लिए आया है। आप क्या लेकर आए हो, क्या यानी कोई वस्तु के लिए। बाहर कौन खड़ा है, कौन का मतलब क्या है ना, कोई सजीव के लिए, किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें किन किन शब्दों की बात की, कौन और क्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पद परिचय के अंतर्गत दूसरे प्रकरण के अंतर्गत हमें इन सर्वनामों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सर्वनाम शब्द आगे अपन प्रश्न लेंगे, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। पहले इन सामान्य बातों की हम जानकारी ले लें, 8-10 टॉपिक छोटे छोटे, फिर एक साथ ही अपन देखेंगे उदाहरण सहित कि संज्ञा से किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं, सर्वनाम से किस प्रकार है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास इन सभी व्याकरणिक जो प्रकरण है उनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो हम इनकी सामान्य जानकारी पहले प्राप्त कर रहे हैं और फिर हम आगे इसके क्या करेंगे, एक एक उदाहरण सहित एक एक प्रकरण की बात करेंगे। तीसरा प्रकरण लेते हैं विशेषण। क्या है विशेषण, उसके बारे में परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताएं, विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अभी संज्ञा को पढ़ा था पिछली क्लास में, और आज की क्लास में अभी थोड़े समय पहले हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। इनकी विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम पद है उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, स्वच्छ जल। देखिए जल क्या है, जल एक संज्ञा है, परंतु उसकी विशेषता क्या है, स्वच्छ। ये स्वच्छ शब्द क्या है, विशेषण है। ऊंचा पर्वत, पर्वत क्या है, संज्ञा, परंतु ये ऊंचा शब्द क्या है, उसकी विशेषता बता रहा, ये विशेषण शब्द हो गया। होशियार बालक, बालक संज्ञा शब्द है, परंतु होशियार उसकी क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो इनके अंतर्गत स्वच्छ, ऊंचा और होशियार शब्द है वो जल, पर्वत और बालक की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अतः ये स्वच्छ, ऊंचा और होशियार शब्द क्या माने गए हैं, विशेषण शब्द माने जाते हैं। तो क्या परिभाषा होगी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं विशेषण के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण के मुख्यतः 5 भेद हैं, यानी विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है। पहले इसके 4 भेद पढ़े जाते थे और अब इसके 5वां भेद एक नया जोड़ा गया है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो 5 भेद कौन कौन से देखिए। नंबर 1 पर है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पे है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पर है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इस संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण भी है।
और अंतिम पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण के प्रमुख 5 भेद माने जाते हैं। अब इन 5 भेदों को हम अलग परिभाषा और उदाहरण सहित समझते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या है देखिए गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि को बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब देखो गुण का मतलब क्या नहीं, उनको केवल गुणों को ही बताना। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो पद आते हैं उनके गुण के बारे में, उनके दोष के बारे में, उनके रूप, रंग, उनका आकार, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, सुंदर लड़की। बताइए लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है, परंतु सुंदर क्या है? उसके गुण को बताया जा रहा है। ये सुंदर कैसा हो गया? गुणवाचक विशेषण है। काला सांप, सांप क्या है? संज्ञा शब्द है, परंतु काला शब्द उसके रंग को बता रहा है। ये रंग भी उसके किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। टेढ़ा बांस, ठीक है ना, बांस का प्रकार बताया जाता है, आकार कैसा है उसका? टेढ़ा, ये टेढ़ा उसका गुण है। बीमार स्त्री, ये उसकी क्या है? दशा, स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसी है? बीमार। तो यहाँ सुंदर, काला, टेढ़ा और बीमार जो विशेषण शब्द हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़की, सांप, बांस और स्त्री की विशेषता बता रहे हैं। मैंने कहा होशियार लड़का, बताइए लड़का की होशियार विशेषता है। मैंने कहा बदमाश विद्यार्थी। अब विद्यार्थी क्या है? संज्ञा शब्द है, परंतु जो बदमाश शब्द बोला मैंने ये उसका क्या है? दोष है, उसके अंदर ये कमी है बदमाश, ठीक है ना। तो गुण, दोष आदि जो शब्द आते हैं वो सब किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो क्या परिभाषा हुई गुणवाचक विशेषण की? कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि को बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो ये पहला भेद है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण का। आगे बढ़ते हैं, भेद नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे भेद का नाम है विशेषण। प्रिय विद्यार्थियों, नाम से मालूम पड़ता है संख्या, और संख्या को क्या किया जाता है? गिना जाता है। क्या की जाती है? उसकी गणना की जाती है। तो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की गणना संबंधी विशेषता बताए तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट करने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। क्या प्रकट करेंगे? संख्या को, उनकी गणना, गिनती के बारे में बताएंगे, उनके क्रम के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे 2 पुस्तकें हैं, पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है। कितनी पुस्तकें हैं? 2। ये 2 उनकी संख्या है, ये 2 क्या उनकी संख्या है। कैसा विशेषण होगा? ये कैसा विशेषण माना जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। 5 पंच, पंचों की संख्या बताई गई है 5। 5 उनकी संख्या निर्धारित, संज्ञा शब्द की संख्या निर्धारित की जा रही है, और 5 शब्द क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। पहला लड़का, क्रम बताया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पहला शब्द उनके क्रम को और लड़के को गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तीसरी गली, क्रम, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी गली को गिना जा सकता है कि मुझे तीसरी गली में जाना है, तो अपन पहली और दूसरी गिनेंगे और तीसरी गली में प्रवेश करेंगे। तो ये संख्यावाचक। कुछ विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी और विद्यार्थियों क्या है? उनको गिना जाता है, परंतु कुछ है निश्चित नहीं है, फिर भी बताई संख्या जाती है। इसलिए संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। जहाँ फिक्स संख्या दे रखी हो वहाँ पर निश्चित, जैसे 2, 5, पहला, तीसरी दे रखा ना, ये निश्चित है। परंतु कुछ विद्यार्थी, ठीक है ना, हजारों लोग, मैंने शब्द बोल दिया हजारों लोग। क्या हजारों लोग? देखो मैंने लिखा होता है 1000 लोग, तो आप बता सकते थे निश्चित संख्या है, परंतु मैंने बोला है हजारों लोग। हजारों की संख्या में लोग हैं, निश्चित नहीं दे रखे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा भेद विशेषण का कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद लेते हैं, और तीसरे भेद का नाम है परिमाणवाचक विशेषण।
किसे कहते हैं? देखिए, परिमाण शब्द का सामान्य अर्थ होता है मात्रा, जिसे नाप तोल किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके? नाप तोल। तो यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द वे होने चाहिए जिसका हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल, जिनकी मात्रा निर्धारित की जा सके, और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु की माप या मात्रा को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक, है ना। कोई भी वस्तु यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है और उसकी मात्रा का बोध हो, नाप तोल संबंधी विशेषता बताई जाए, वहां पर हमेशा कौन सा विशेषण रहता है? परिमाणवाचक विशेषण रहता है। देखिए उदाहरण, थोड़ा पानी, पानी को मापा तोला जाता है लीटर में। अब थोड़ा देखो निश्चित नहीं है, फिर भी थोड़ा है, पानी को माप तोल सकते। काम, काम को मात्रा होती है काम की, कितना काम? बहुत, ये बहुत उसका विशेषण है। आम को 2 किलो आम, आम को हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। ये 2 किलो उसकी विशेषता बताई जा रही है, परिमाणवाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़ा, कपड़े को क्या करता है? नाप तोल, मापा जाता है। ये 5 मीटर क्या हो गया? परिमाणवाचक। यह भी संख्यावाचक की तरह 2 भागों में बटा हुआ है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा? निश्चित संख्या, जैसे देखो 2 किलो, 5 मीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर, 5.5 मीटर, 1.25 किलो, 3.25 मीटर। ये जो निश्चित संख्या दी होती है वो सब निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत होता है, परंतु निश्चित नहीं। मैंने कहा थोड़ा पानी, ठीक है ना, ये थोड़ा शब्द क्या है? कोई निश्चित, है ना, मात्रा की ओर संकेत नहीं करता है, और जो निश्चित मात्रा की ओर संकेत नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो कितने भेद पढ़े इसके हमने? 2, निश्चित और अनिश्चित। और परिमाण के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? वस्तु को मापा तोला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ वस्तु की माप या मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाए वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में थोड़े अंतर। यदि मैं बोलूं कि मुझे 2 दर्जन केले खरीदने हैं, उदाहरण देखें, 2 दर्जन केले, और यदि मैं दूसरा उदाहरण लूं कि मुझे 2 किलो केले खरीदने हैं, 2 किलो केले, बताइए दोनों ही कौन से उदाहरण है? किस सर्वनाम के उदाहरण है? 2 दर्जन, और दर्जन का मतलब होता है 12 संख्या। 2 दर्जन की बात की तो 24 संख्या की बात की, और संख्या को मापा के, संख्या को गिना जाता है, और गिनने के खातिर ये किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और 2 किलो केले, किलो को क्या किया जाता है? नाप तोल किया जाता है, और नाप तोल होने के खातिर ये दूसरा उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो विशेषण का तीसरा भेद कौन सा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद देखिए, चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा को पुनः सुने, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यानी कि संज्ञा शब्द की ओर वो संकेत करेगा। दूसरी बात, पहचान के लिए मैं बता दूं, संज्ञा से पहले जो संकेत करने वाला शब्द होगा ना, वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे देखिए उदाहरण, यह बच्चा, बताइए बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक, परंतु यह शब्द उसकी ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। वह पक्षी, पक्षी जो संज्ञा शब्द है, और वह शब्द पक्षी की ओर क्या कर रहा है? संकेत। ये पुस्तकें, पुस्तकों की ओर ये शब्द से संकेत किया जा रहा है। कोई आदमी, कोई आदमी की ओर संकेत। जो बात, बात की ओर संकेत। तो यह, वह, ये, वे, ठीक है ना, कोई, जो, ये शब्द है ना, संज्ञा शब्दों की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। यह पंखा, पंखा क्या है? संज्ञा शब्द है, परंतु यह शब्द किसके लिए आया है? पंखे के लिए आया है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वनाम तो हुआ ही, परंतु संकेत करने की खातिर विशेषण का कौन सा भाग माना जाएगा? संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण का ये चौथा भाग था जिसका नाम है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का अंतिम भेद है 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द
जिनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है और संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहली बात तो व्यक्तिवाचक विशेषण का निर्माण किससे होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उनसे ही किसका निर्माण होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण का। और ये संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं, उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, बनारसी साड़ी, साड़ी शब्द क्या है? ठीक है ना, एक संज्ञा है, परंतु यहाँ बनारसी उसकी विशेषता है। बनारसी शब्द बना है बनारस से, और बनारस किसी स्थान का नाम है। बनारस क्या है? किसी स्थान का नाम है, और स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। परंतु यहाँ विशेषता बताने के लिए ये साड़ी की विशेषता बना रहा है, और बनारस शब्द क्या बन गया? बनारसी। अब ये बनारसी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। कोट क्या है? संज्ञा शब्द है, और जोधपुर क्या एक स्थान का नाम है, परंतु मैं कोट की विशेषता बता रहा हूँ, जोधपुरी कोट। अब ये जोधपुरी शब्द क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीकानेरी भुजिया, अरे भुजिया क्या संज्ञा शब्द है? बीकानेर एक स्थान का नाम है, परंतु जैसे ही बीकानेर से बीकानेर शब्द बनाया, बीकानेरी शब्द बनाया, और ये भुजिया की विशेषता बता रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। सेब, सेब की विशेषता क्या है? कश्मीरी, कश्मीर एक स्थान का नाम है, परंतु वहाँ की सेब फेमस है और कश्मीरी सेब के नाम से जानी जाती है। ये कश्मीरी क्या शब्द बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। बंगाली मिठाई, बंगाल एक देश का नाम है, ठीक है ना, बंगाल स्थान विशेष के लिए आप ले रहे हैं, स्थान का नाम है। और मिठाई क्या है? एक मिठास का भाव संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब बंगाल से बंगाली शब्द बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत प्रयुक्त हो गई। तो वे विशेषण शब्द जिनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, तथा वे शब्द क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 भेद किसके थे? विशेषण के थे। तो विशेषण की परिभाषा की बात की और 5 भेदों की प्रमुख बात की। विशेषण के साथ ही जुड़ता हुआ दूसरा शब्द है विशेष्य। विशेषण के अंतर्गत ही आता है। विशेष्य क्या है? देखिए, हमने सब विशेषताएं पढ़ी, और जिन शब्दों की विशेषता पढ़ी, विशेषता किसकी? किसी न किसी की विशेषता बताई जाती है। जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और विशेषण का लिंग और वचन है, वो भी विशेष्य के अनुसार ही आता है। कैसे? देखिए, अच्छा लड़का, बताइए, अच्छा लड़का विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। काला कोट, ये काला शब्द विशेषता किसकी बता रहा है? कोट की। नीला आकाश, ये नीला विशेषता किसकी बता रहा है? आकाश की। बस ये लड़का शब्द है, कोट शब्द है और आकाश शब्द है, ये सब क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिनकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। और अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण। काला शब्द और नीला, ये भी क्या हो गए? विशेषण। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों के नीचे भी अंडरलाइन देके पूछा जा सकता है कि व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये विशेष्य का उदाहरण है। इनसे मिलता जुलता एक शब्द और है प्रविशेषण। विशेषण के अंतर्गत ही आता है प्रविशेषण। परिभाषा सुनिए, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परंतु उन विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं? विशेषताएं, क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो उदाहरण, वह सुंदर लड़की है। बताइए, वह तो शब्द आ रहा है, सर्वनाम है, किसके लिए आ रहा है? लड़की के लिए। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता, और विशेषता हो गया तो ये विशेषण हो गया। लड़की क्या है? उसकी विशेषता, और लड़की क्या बन गई? उसका विशेष्य। लड़की शब्द क्या बन गई? विशेष्य, और सुंदर शब्द क्या बन गया? विशेषण। इसमें कोई प्रविशेषण नहीं। परंतु यदि मैं ये कह दूं वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, बताइए इस वाक्य में विशेषण कौन सा? पहले अपन को ये ढूंढना है। सुंदर शब्द है वो विशेषण है,
लड़की की सुंदरता के, परंतु सुंदर कितनी, बहुत सुंदर, ये विशेषण की भी विशेषता बता रही है। तो ये बहुत शब्द क्या हो गया, ठीक है ना, प्रविशेषण बन गया। तो वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, किसके अंतर्गत गिने जाते हैं, प्रविशेषण के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पद परिचय के अंतर्गत दो प्रकरणों की जानकारी ली, एक तो सर्वनाम के बारे में और दूसरा विशेषण के बारे में। आज इतना ही काफी है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कोई